नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि उपाध्याय सर, आज हम लोग कई विषयों की चर्चा करेंगे। देखिए, आज चिराग पासवान ने मतलब जब हम चर्चा करते हैं बिहार में भविष्य की राजनीति के चेहरों की, तो उनमें चिराग पासवान का नाम आता है, तेजस्वी यादव का नाम आता है, मुकेश सहनी का नाम आता है। तो खैर, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी चुनाव तो लड़ नहीं रहे और सम्राट चौधरी का भी नाम आता है, सम्राट चौधरी भी नहीं लड़ रहे हैं। तो चिराग पासवान ने आज नामांकन किया हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से, लेकिन वहां उन्हें किसी ने गच्चा दे दिया। किसने गच्चा दिया यह भी बताएंगे चुनावी चर्चा में। फिर हम बात करेंगे, खगड़िया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे महबूब अली कैसर से, तब भी एक ऑडियो वायरल हुआ था और पूरा चुनावी गणित गड़बड़ हो गया था। तो इस वीडियो में कौन सी बातें वायरल हो रही है, किसे नुकसान पहुंचाएगी, किसे फायदा। फिर देखिए, अररिया में भी तीसरे चरण का चुनाव होना है और वहां मुसलमान और यादव मत मिलकर जितने मत हो जाते हैं, क्या एक रह पाएंगे, नतीजा बदलेगा, यह बड़ी बात है। और झंझारपुर की बात हम इसलिए करेंगे, यहां भी तीसरे चरण का मतदान है कि जो जेडीयू के सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उनके खिलाफ पब्लिक अभी भी गुस्से में है। लेकिन इस गुस्से की परिणति क्या निकलेगी, परिणाम किस ओर जाएगा, इसके बारे में हम लोग चुनावी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं चिराग पासवान के नामांकन की सभा से। आज उन्होंने नामांकन किया, कई बड़े नेता पहुंचे, नित्यानंद राय पहुंचे, देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से जेडीयू के प्रत्याशी हैं वे पहुंचे, रामकृपाल यादव पहुंचे, उमेश कुशवाहा जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट पहुंचे, लेकिन एक चेहरा गायब रहा। आप बताएं। जी, निश्चित रूप से वह चेहरा और कोई नहीं, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो हाजीपुर सुरक्षित सीट से सिटिंग एमपी भी है। जी बिल्कुल। तो वह चेहरा देखिए, पहले तो कहा जा रहा था कि वो बोल भी रहे थे कि हम जाएंगे जी पशुपति पारस, यदि जरूरत होगी मुझे बुलाया जाएगा तो मैं चुनाव प्रचार भी करने जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन आज नामांकन के दरमियान ही गायब हो गए और वो कल तक पटना में थे। बिल्कुल। और वो कल रात में ही जैसी सूचना थी कि वो निकल गए जी। और वो सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी, वो एनडीए में हैं। वो बोल भी रहे कि हम एनडीए के मजबूत चुनाव जिताने के लिए अपना पूरी ताकत पूरी शक्ति लगा देंगे। तो ऐसे में अपने ही लोकसभा क्षेत्र जहां पर अभी तक है निवर्तमान सांसद, हम लोग उनको कहें, आउटगोइंग एमपी कहें, और वहीं अपने सीट से अपने भतीजा के लिए, चिराग पासवान के लिए वह नहीं जाना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वो क्या चाहते हैं अंदर खाने में, उनके अभी भी क्या चल रहा है यह तो वही बता सकते हैं। हम लोग तो जो तस्वीर आ रही है, और चिराग पासवान ने कहा भी कि हमने कॉल किया, वो उठाए नहीं, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो यह एक बड़ी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है मिजाज में। नहीं तो आज तो सब लोग जान रहा था, वो कॉल भी कर रहे थे आने के लिए चिराग पासवान, तो ऐसे में नहीं जाना। और रामा सिंह भी पहुंचे, जो बिल्कुल नए नए आए हैं आरजेडी को छोड़कर। बिल्कुल। तो देखिए, चिराग पासवान का जो नामांकन आज हुआ, वहां से उनके चाचा पशुपति पारस गायब थे। देखिए, इसका असर कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी रिपोर्टर समरीन गई थी वहां और वह कह रही थी कि चिराग पासवान की आंधी आज दिखाई पड़ी नामांकन की सभा से ही। इतनी भीड़ की पूछिए मत। ज्ञानेश्वर जी, वो तो ठीक है, उनके भाई भी प्रिंस राज भी नहीं दिखाई पड़े। यह जो समस्तीपुर सुरक्षित से वह भी सांसद है, उनको भी इस बार टिकट नहीं मिला, लेकिन वह भी नहीं दिखाई पड़े, न उनके चाचा दिखाई पड़े। दोनों अभी एक साथ ही है कि फोल्ड में है, एनडीए में ही है, लेकिन बावजूद इसके दोनों का नहीं दिखना कुछ न कुछ संकेत तो जरूर बताता है। और तमाम माने एनडीए के नेता थे, हर घटक दल, हर अलायंस जितने भी लोग थे, सारे लोग क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पशुपति पारस बार बार कहते थे जब हाजीपुर की बात होती थी, नेबर नेबर नेबर, चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, तो चुनाव तो उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें लगा कि नामांकन में जाने से क्या फायदा। यह टीस दिखाई पड़ती है। यह जो कहते थे, जो आप कह रहे हैं कि नेवर नेवर नेवर, वही टीस दिखाई पड़ रही है कि उनका नहीं जाना आज की सभा में, चुनावी सभा में या नॉमिनेशन में। जबकि चिराग पासवान की माताश्री भी वहां थी साथ में। तो यह कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ता है कि सब कुछ वो नेवर नेवर वाली बात कह रहे हैं, सिटिंग गेटिंग हो, सिटिंग गेटिंग हो, तो वह भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। अब दोनों चाचा भतीजा, प्रिंस राज का भी नहीं जाना, अपने भी उनका नहीं रहना, तो कुछ और जो नाराजगी दिखाई पड़ती थी चिराग पासवान से, निश्चित रूप से
वह दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, चलिए आगे हम चलते हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, जहां मुकाबला हो रहा है, आमने सामने का मुकाबला है। एलजेपी के प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा और सामने से इंडिया ब्लॉक की ओर से सीपीएम के प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा। तो देखिए, खगड़िया इस मामले में चर्चा में रहा है कि चुनाव के वक्त यहां कोई ना कोई ऑडियो या वीडियो वायरल ही हो जाता है। 2019 में जब मुकेश सहनी और महबूब अली कैसर आमने सामने लड़ रहे थे, तो चुनाव के 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें 2 सहनी बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और कहा जा रहा था कि यादवों को ठीक कर देना है। तो देखिए, खगड़िया में यादवों की संख्या भी काफी है। यादव अपना क्षेत्र मानते हैं, कुशवाहा भी अपना क्षेत्र मानते हैं। ऐसे में यादव इस बार किसके साथ होंगे, यह भी देखने की बात होगी, क्योंकि उम्मीदवारी का मौका कुशवाहा को मिला है। लेकिन फिर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो फर्जी नहीं है 2019 के ऑडियो की तरह, और यह वीडियो संजय कुशवाहा जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं उनके साक्षात्कार का, इंटरव्यू का वीडियो है, जिसमें वे यह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मैं धारा 370 कश्मीर को फिर से लागू करने का पक्षधर हूं। तो देखिए, यह बात जो है बड़ी बात वे बोल गए हैं और कह रहे हैं कि जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, सीपीएम साथ रहेगी, तो धारा 370 को फिर से लागू किया जाएगा। इसका असर चुनाव में, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मेरे जीते जी ये सब नहीं हो सकता है, हमने हटाया है, हमने कश्मीर को शांति दी है, कश्मीर को सबके बराबर माना है। तो धारा 370 लागू करने की बात कर संजय कुशवाहा सीपीएम के उम्मीदवार क्या अपने ही पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं मार ली? निश्चित रूप से यह बैक बाउंस कर गया, यह उनका बोलना, क्योंकि धारा 370 जो सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान पीठ होता है, जो 5 सदस्यीय बेंच, उसका निर्णय है पक्ष में। तो ऐसे में, और धारा 370 क्या बोल रहा है, जो आपके अंग नहीं मानते थे, जो एक देश एक निशान की बात होती है, वही बात तो है उसमें। तो उसमें तो कोई अलग बात नहीं है। और तमाम देश के किसी भी आप कोना से पूछ लीजिए, कहीं भी रहने वाले से पूछ लीजिए, सब लोग चाहता है एक देश एक विधान, एक झंडा, एक निशान। तो यही तो है धारा 370, उसमें तो कहीं कोई नहीं। और ये संजय कुशवाहा ने ये बात करके क्या मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की है? निश्चित रूप से मुसलमानों को खुश करने की उनकी कवायद है, लेकिन यह इससे ये नहीं समझ रहे कि इसका रिपरकशन क्या हो। यह इसका रिपरकशन उनके फायदे के लिए नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनके डैमेजिंग होगा। और यह कहां तक डैमेजिंग होगा, यह तो चुनाव में आपको पता चल जाएगा। वो जिस पोजीशन में वह थे, अब उससे फिर वही जो आप जो बता रहे हैं पिछले 2019 के चुनाव वाली बात, वही उसी तरह की बात यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ी। क्योंकि वहां देखा हमने कि नीतीश कुमार ने भी पूरी ताकत लगा दी है, सम्राट चौधरी भी ताकत लगाए बैठे हैं, और अनामिका सिंह पटेल जो बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, वह उन इलाकों में गई जहां कुर्मी आबादी है। और नीतीश कुमार ने, सम्राट चौधरी ने भी यह समझाने की कोशिश की है कि भाई आपका नेता कौन है, कुर्मी कोयरी लवकुश का नेता कौन है, वह सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ही है। तो वहां की लड़ाई तो बिल्कुल, अब तो देखिए तीसरे चरण में चुनाव होना है, दिन बचे कहां है, 7 मई को है जी, 5 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है वह तो वायरल हो गया। निश्चित रूप से वीडियो वायरल हुआ, और यह कैंडिडेट उम्मीदवार जो उनके सामने जो उनका साक्षात्कार है, निश्चित रूप से उनके लिए लाभप्रद तो नहीं है ज्ञानेश्वर जी। और कहीं ना कहीं जो कहना चाह रहे हैं, जो मैसेज पास करना चाह रहे हैं, वह मैसेज उनका बाउंस बैक कर गया। और कहीं ना कहीं इसमें राजेश वर्मा जो उम्मीदवार है लोजपा आर के, रामविलास पासवान की पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, उनको इससे फायदा मिलेगा, फायदा मिलता हुआ दिखाई, मतलब मुसलमान खुश हो सकते हैं, हिंदू नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए, यह बात हुई खगड़िया की। अररिया की हम बात करेंगे। देखिए, अररिया लोकसभा क्षेत्र में भी 13 मई को ही मतदान होना है, 5 मई को चुनाव प्रचार समाप्त होगा। लेकिन अररिया में एक बड़ा सवाल, 2019 में प्रदीप सिंह चुनाव जीते बीजेपी के, और जानते हैं अररिया की स्थिति क्या है, वहां मतदाता कितने क्या है? वहां करीब 7,15,000 मुस्लिम हैं, 43%। और कहा जाता है कि इन 43% मतदाताओं में से 36%, मतलब 36% कुल मतदाता वोट कर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से 2,10,000 यादवों की संख्या बताई जाती है। तो ये 9,25,000 हो गए। यदि मुसलमान और यादव एक रहे तब यहां नतीजा कुछ दूसरा हो सकता है। लेकिन 2019 में यादवों ने मुसलमानों के खिलाफ जाकर वोट किया था बीजेपी को। इस बार कहा जा रहा है यादवों में थोड़ी गोलबंदी है, लेकिन चुनाव आते आते फिर से राष्ट्रवाद जग सकता है। देखिए, पिछले चुनाव में ही प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इस बार भी हैं।
पिछली बार सरफराज आलम लड़े थे, जो इस बार शाहनवाज आलम जो आरजेडी के हैं उनके बड़े भाई लड़े थे वहां से, तो वो उस बार भी वह शाहनवाज आलम जो है सो हारे थे इनसे, प्रदीप सिंह से। फिर नहीं, सरफराज हारे थे ना। हाँ सरफराज हारे थे, शाहनवाज इस बार लड़ रहे हैं। तो वह सरफराज के बारे में जो खबर थी कि वे बागी हो सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़े और कहीं ऐसा दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि वे मुखर होकर अपने भाई का विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो सर नहीं है, वो अंदर खाने में सब ठीक हो गया। तस्लीमुद्दीन के परिवार में आंतरिक सहमति बन गई। बिल्कुल, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। तो वो 17 महीने का जो महागठबंधन का कार्यकाल था उसमें यही शाहनवाज आलम मंत्री भी रहे, तो उन्हीं पर आरजेडी ने इस बार दाव भी लगाया वहां अररिया में। और जो आपने इक्वेशन बताया 7 लाख 15,000 मुसलमान, हाँ, और 2,10,000 यादव, तो यह अगर यदि दोनों अगर एक साथ मिल जाएगा तब तो कोई तो रिजल्ट परिणाम आउट है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ज्ञानेश्वर जी, वह देखेगा कि मन मिजाज वहां का क्या हो जाता है। जो नहीं तो पिछली बार भी यही आंकड़ा, हिंदू बनाम मुसलमान का वहां ध्रुवीकरण हो जाता है, वही ध्रुवीकरण इस बार भी होता हुआ, क्योंकि जब हम 43% कह रहे हैं कि मुसलमान है, इसका मतलब 57% वहां हिंदू है। बिल्कुल। और प्रदीप सिंह जो है अति पिछड़ी जाति के जमात के नेता है। तो और नहीं, वहां का विधानसभा का अगर क्वेश्चन देखिएगा तो वहां 4 सीट जो है सो एनडीए के पास में है, 2 सीट जो है सो आपके पास माने महागठबंधन के पास में है। बोलिएगा तो हम बता भी देंगे। बताइए। अब देखिए, जैसे नरपतगंज भारतीय जनता पार्टी के पास, रानीगंज जेडीयू के पास, फारबिसगंज बीजेपी के पास, अररिया कांग्रेस के पास, जोकीहाट आरजेडी के पास, सिकटी भारतीय जनता पार्टी के पास। तो यह 4 एनडीए के पास, 2 जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पास वहां पर सीट है। मतलब वहां वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू बनाम मुसलमान के तौर पर होता है, और इसका असर देखना होगा। अभी यादव तो तेजस्वी यादव के पक्ष में गोलबंद दिख रहे हैं 2019 की तुलना में, लेकिन यादवों में विभाजन हुआ तो बीजेपी को फायदा, और यदि यादव नहीं बटे तो शाहनवाज आलम को फायदा हो जाएगा। निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर यही हाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, तो अब आगे हम चलते हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र। यहां भी तीसरे चरण में मतदान होना है। तो देखिए, झंझारपुर में जेडीयू के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं रामप्रीत मंडल। उनका मुकाबला हो रहा है इंडिया ब्लॉक के बीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ से और बसपा के उम्मीदवार गुलाब यादव से। देखिए, कहा जा रहा है कि जो रामप्रीत मंडल हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लोग गुस्सा हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। एक केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवा पाए, बाकी और भी क्या काम हुआ यह भी गिनवा दीजिए। तो ऐसी सारी बातें हो रही है, लेकिन रामप्रीत मंडल के खिलाफ क्या गुस्सा चुनाव के दिन तक बना रहेगा? संजय झा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, उनका घर भी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, लेकिन रामप्रीत मंडल के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा। नीतीश कुमार क्या संभाल पाएंगे? अति पिछड़ी राजनीति का क्षेत्र है झंझारपुर, और वहां सुमन महासेठ वीआईपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। देखिए, यादव, मुसलमान और वैश्य समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें छेद कर रहे हैं गुलाब यादव बसपा के। क्या खबर है झंझारपुर की? ज्ञानेश्वर जी, पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो आपको वही कॉम्बिनेशन, आपको गुलाब यादव वर्सेस रामप्रीत मंडल हुआ जी। तब तो आमने सामने था, इस बार ट्रायंगुलर। हाँ, इस बार ट्रायंगुलर है। तो इस बार ट्रायंगुलर है तो सिचुएशन भी बदला हुआ है। जैसे आप बता रहे हैं, गुलाब यादव समाज से हैं और वो बसपा पर सवार हैं, हाथी पर चल रहे हैं, तो वह एक वोट उनके पास भी है बसपा का, जो जय भीम का वोट होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात, यादव है तो यादव में भी वह डेंट करेंगे, यह भी दिखाई। लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है सुमन महासेठ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वह तो वही हम बता रहे हैं कि सुमन महासेठ वैश्य हैं, तो वैश्य का वोट वह किसका डेंट करेंगे? वह एनडीए का वोट डेंट करेंगे। तो उनके पास में और इस बार मुकेश सहनी साथ में है, तो वह मल्लाह समाज का वोट जो है सो उनके पास। क्योंकि यह बात देखी जा रही है कि जहां जहां मल्लाह है वहां मुकेश सहनी ही नेता माने जा रहे हैं। तो यदि वैश्य में डेंट किया, मल्लाह में डेंट किया, और नहीं, रामप्रीत मंडल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, क्योंकि वो इस बार भी लड़ रहे हैं, और यही तो जनता सवाल कर रही है कि आपने क्षेत्र के लिए अब तक क्या किया? आप सरल और सुलभ नहीं रहे लोगों के लिए। यह लोगों में आपके यहाँ जाएगा एक कप चाय पीने के लिए, कोई काम कराने तो आपसे भेंट ही नहीं होगा, तो फिर जनता आपको क्यों मुहर लगाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल जनता। जमीन से उठे हुए नेता पहले प्रमुख थे, उसके प्रमुख थे या पंचायत जो भी थे, उसके बाद उन्हें नीतीश कुमार ने टिकट दिया था। फिर इस तरीके से दूरी होनी नहीं चाहिए थी। रामप्रीत मंडल क्यों दूर चले गए? और फिर सुमन महासेठ का बड़ा कारोबार है, लोगों से कनेक्ट रहते हैं, विधान पार्षद भी पहले रहे, और गुलाब यादव ने भी अपनी ताकत दिखाई है। बिल्कुल, गुलाब यादव पत्नी को विधान पार्षद बना दिया, बिटिया को जिला परिषद का चेयरमैन बना दिया, लेकिन हाँ, मुसलमान को मेयर बनने नहीं दिया, यह भी बात कही जा रही है।
हाँ। तो वो जो है इसीलिए मुसलमान जो है तो आपको सुमन महासेठ की तरफ फिर से जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो शुरुआती बातें हुई कि संगी संगी संगी, हाँ, नहीं अब धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। हाँ, चढ़ रहे हैं। हाँ, अब देखिए वहां का हम समीकरण भी बता दें जी कि वहां पर जो 5 एनडीए के पाले में विधानसभा सीट है और 1 महागठबंधन के पास है, जैसे खजौली भारतीय जनता पार्टी, बाबूगढ़ी जेडीयू के पास, राजनगर भारतीय जनता पार्टी के पास, झंझारपुर भारतीय जनता पार्टी के पास, फुलपरास जदयू के पास, लौकहा आरजेडी के पास। हाँ, तो ये 5-1 का कॉम्बिनेशन है। 5 जो है सो एनडीए के पास में, 1 जो है सो महागठबंधन के पास में। तो यह लेकिन समीकरण जो है, जो जातीय समीकरण आप देखिएगा, जातीय समीकरण के लिहाज से सुमन महासेठ का वोट जो है वो हर पॉकेट में आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन देखना ये होगा ना कि रामप्रीत मंडल के खिलाफ गुस्सा चुनाव के दिन शांत होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल। यदि गुस्सा शांत हो गया तो रामप्रीत मंडल ट्रायंगुलर फाइट में आ जाएंगे, ट्रायंगुलर फाइट में आगे जा सकते हैं। और गुस्सा शांत नहीं हुआ तो फिर विनर कौन होगा यह देखने की बात होगी। निश्चित जी। तो देखिए आज चुनावी चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।